सो डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने लॉन्च किया है इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क, जिसका नाम क्या है यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, इनफ्लीमैन। क्या नाम है? इनफ्लीमैन। इन से क्या है? इंडो। एफ से क्या है? फ्रेंच। एल आई से क्या है? लीवर। और एम ई एन से क्या है? मेटाबॉलिक नेटवर्क। तो ये है इनफ्लीमैन, इसको भूलना मत। ये फ्रांस के साथ है, ठीक है। हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। सो आज हम फिनिश करेंगे नेशनल का पार्ट फिफ्थ, और इसके बाद हम आरबीआई को दो पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट वन एंड पार्ट टू। ये हमारा आरबीआई का रहेगा। और आप सभी को इन्फॉर्म कर देते हैं कि जो जुलाई का पार्ट वन है वो हमने नोट्स पीडीएफ 2 सितंबर को ग्रुप में और चैनल पे सेंड कर दिया है, टेलीग्राम पे। पार्ट वन में क्या क्या कवर है आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ डिटेल में। तो नेशनल का पूरा जुलाई का कंप्लीट पार्ट वन में कवर है, एज वेल एज आरबीआई का भी कंप्लीट जुलाई का और मिड अगस्त तक का कंप्लीट है आरबीआई, ठीक है। तो नेशनल और आरबीआई दोनों चीजें कवर्ड है उसके अंदर। और जो बाकी का पार्ट टू आएगा उसमें जो बाकी के सेगमेंट्स हैं, इंटरनेशनल बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, एक्विजिशन, साइंस एंड टेक, वो सब हम उसमें कवर करेंगे। और उसको भी जल्द से जल्द आपको सेंड करेंगे। और जो हमारा अगस्त का कंपाइलेशन आएगा नोट्स पीडीएफ का, उसमें हम सितंबर को भी कवर करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सितंबर के, जैसे कि नेशनल हो गया, बैंकिंग हो गया, आरबीआई से भी इंटरनेशनल, ये सब चीज़ें जो हो गई जो एग्जाम में पूछी जाती है। आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लरिकल के लिए आपको अप्रैल से लेकर और अगस्त तक के करंट अफेयर्स करना मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ से इन 5 महीने से 70% क्वेश्चन आने वाले हैं आराम से। सितंबर मंथ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, आ भी गए तो 3 से लेकर 5 क्वेश्चन तक मान सकते हो आप। लेकिन जो उसका मेन फोकस रहेगा वो अप्रैल से अगस्त में रहेगा। सो मेक श्योर कि ये जरूर करो। तो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज और इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, नोट्स आपको किसी भी लेक्चर के नहीं बनाने, ठीक है। अपने हैंड रिटन नोट्स आपको नहीं बनाने, टाइम खराब नहीं करना। नोट्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। दोनों के नाम सर्च कर लेना आप टेलीग्राम पे, आप यहाँ पर ऐड हो जाना और यहाँ से आप दोनों के नोट्स पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो, आपको मिल जाएगी। और आज की न्यूज़ देखते हैं क्या क्या न्यूज़ है आज की। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये नेशनल का लास्ट पार्ट है हमारा, पार्ट फिफ्थ जुलाई का, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट न्यूज़ शुरू होते हैं। सो MORD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गांव जो ग्रामीण डेवलपमेंट के लिए होता है, और एक दूसरा एंटिटी है जिसका नाम है CESL। इन दोनों का एक पार्टनरशिप है, कोलैबोरेशन है, जिसमें ये ग्रीन मोबिलिटी पे काम करेंगे। किसके लिए? सेल्फ हेल्प ग्रुप विमेन के लिए, जो कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत आती है। अब ये न्यूज़ क्या है पूरी देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं अच्छे से। सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने पार्टनरशिप की है CESL यानी कि कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। और ये जो कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड है ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है, इतना भी ध्यान रखना। तो पूछ सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री के साथ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने पार्टनरशिप की है, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी याद होना चाहिए कि इसके अंतर्गत आती है CESL। अब इन दोनों ने मिलकर क्या लॉन्च किया है? स्त्री लॉन्च किया है। स्त्री मतलब वीमेन होता है, या इंग्लिश में स्त्री टू मूवी देखी होगी ना आपने, तो ये स्त्री 3 है, ओके। अब इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। देखो, S और T से इस क्या होता है? सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। S और T से है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर्स। RE से है रूरल एंटरप्रेन्योर्स। और लास्ट वाले E से आएगा इलेक्ट्रिकल बाइसिकल्स, यानी कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर्स थ्रू इलेक्ट्रिकल बाइसिकल्स। तो इलेक्ट्रिकल बाइसिकल्स वाला सेगमेंट है ये, जो कि स्त्री में कवर हो रहा है, इतना ध्यान रखना। ये क्या करेगा? ये जो भी ग्रामीण औरतें होती है, रूरल वुमेन, और जो रूरल इकोनॉमी होती है,
बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ग्रीन मोबिलिटी थ्रू इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स। ये जितनी भी रूरल इकोनॉमी है, रूरल वीमेन है, इनको एक तरह से एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करेगा, एम्पावर करेगा, किसके जरिए? इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स के जरिए, इसकी हेल्प से इनको एम्पावर करेगा। स्त्री जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप वीमेन के लिए है, जो कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये याद रखना, स्त्री किसके लिए है ये? फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप वीमेन के लिए है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ये जो स्त्री लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ आरडी ने और मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, ये किस सेगमेंट के लिए है? तो ये आपको याद रखना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप वीमेन के लिए है ये। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरा, इसमें इलेक्ट्रिकल बाइसिकल्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल बाइसिकल्स की बात हो रही है। राइट, अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। अभी क्या करेगा? इट विल सपोर्ट द इकोनॉमिक social empowerment of rural women and support the government's initiative to empower 3 करोड़ लखपति दीदी इन रूरल एरियाज। कहने का मतलब ये है कि जो ग्रामीण इलाकों में औरतें होती है, उनको ये इकोनॉमिक प्लस सोशल एम्पावरमेंट प्रदान करेगा। ठीक है, मतलब समाज में, और अगर हम बात करें इकोनॉमी में, तो उनको सपोर्ट करेगा, एम्पावर करेगा। साथ में जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जिसमें गवर्नमेंट का टारगेट है कि ग्रामीण इलाकों में 3 करोड़ लखपति दीदी बनानी है, तो उनको एम्पावर करेगा। ठीक, ये याद रखना। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम MORD भी बोलते हैं, इनके कौन है मिनिस्टर? तो शिवराज सिंह चौहान जी इनके मिनिस्टर है। ये याद रखिएगा, ये इनकी इमेज है, इनका नाम है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जो CESL था, वो किसके अंतर्गत था? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत था। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर किसके अंतर्गत आती है? तो मनोहर लाल खट्टर जी के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ पावर आती है। ही इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर। अब आते हैं अगली न्यूज पे। सो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने लॉन्च किया है इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क, जिसका नाम क्या है? यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, इनफ्लीमैन। क्या नाम है? इनफ्लीमैन। इन से क्या है? इंडो, एफ से क्या है? फ्रेंच, LI से क्या है? लीवर, और MEN से क्या है? मेटाबॉलिक नेटवर्क। तो ये है इनफ्लीमैन, इसको भूलना मत, ये फ्रांस के साथ है। ठीक है, अब देखते हैं न्यूज क्या है इसकी। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के अंतर्गत आती है, इन्होंने लॉन्च किया है इनफ्लीमैन, यानी कि इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिसीज नेटवर्क एट ILBS, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस, जो कि न्यू दिल्ली में है। तो पूछ सकता है कि ये इन्फ्लीमैन कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। न्यू दिल्ली में कहाँ पर लॉन्च किया गया है? ILBS, ये आपको याद रखना है। और ये क्या करता है? ये एड्रेस करता है राइजिंग कॉमननेस ऑफ फैटी लीवर डिजीज इन इंडिया टू प्रिवेंट एंड क्यूर मेटाबॉलिक लीवर डिसऑर्डर्स, एन इम्पोर्टेंट मेडिकल रिसर्च पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। यानी कि इंडिया और फ्रांस मिलके एक ऐसी पार्टनरशिप कर रहे हैं जिसमें इंडिया में जो लोगों में फैटी लिवर डिजीज है, उसको प्रिवेंट किया जा सके, उसको सही किया जा सके। इसलिए इन्फ्लीमैन का इजाद हुआ है, ये लॉन्च किया है। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन इंटरनेशनल साइंटिफिक कोलैबोरेशन। अब ये जो कोलैबोरेशन हो रहा है इंटरनेशनल, इंडिया और फ्रांस का, ये जो डिजीज प्रिवेंशन वाला है, लीवर वाला, ये कौन सी अप्रोच के थ्रू सोल्व करेंगे? तो ओमिक्स अप्रोच, ये आपसे एग्जाम में भी पूछ सकता है, याद रखना, ओमिक्स अप्रोच। क्या नाम है? OMICS, ओमिक्स अप्रोच। राइट अप्रोच तो पता है आपको, अपना चैनल है, और ऐसे ही ओमिक्स अप्रोच। ठीक है, इन्फ्लीमैन विल फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग फैटी लिवर डिजीज पैथोफिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल चेंजेस इन बॉडी फंक्शन। तो जो इन्फ्लीमैन है, अब ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इन्फ्लीमैन क्या करेगा, क्या हेल्प करेगा? तो ये हेल्प करता है कि जो भी फैटी लिवर डिजीज आती है उसको स्टडी करने में ये हेल्प करता है, ये ध्यान रखना।
एंड एम्स टू प्रूव इंडियाज हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बाय 2047। तो ये जो स्टेप है इन्फ्लीमेन वाला, ये इंडिया का जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको 2047 तक इम्प्रूव करने का टारगेट लिए घूम रहा है। ओके, अब आते हैं अगली न्यूज पे। तो होम मिनिस्टर जो हमारे अमित शाह जी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, नाराज लग रहे थोड़े से। टू चेयर 7th अपेक्स लेवल मीटिंग ऑफ एनकोड। एनकोड ये है क्या, और ये 7th अपेक्स मीटिंग क्यों की गई है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो कि अमित शाह जी के अंतर्गत आती है, तो ये चेयरमैन है या थे 7th एपेक्स लेवल एनकोड। एनकोड यानी कि नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर मीटिंग। क्या है एनकोड? नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर मीटिंग। और साथ ही साथ इन्होंने लॉन्च किया था नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन जिसका नाम है मानस। अब मानस की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो एम से किया है मादक पदार्थ, और एन से किया है निषेध, और ए से किया है असूचना केंद्र। ए एस से बेसिकली असूचना केंद्र है। सो मादक पदार्थ जो कि नशीली पदार्थ वगैरह होते हैं, निषेध यानी कि उनको प्रोहिबिट करना, बंद करना, असूचना केंद्र यानी कि सूचना देना उसके बारे में कुछ भी ऐसा अगर मिसहैपनिंग होती है तो। सो मानस यानी कि मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र, इसकी फुल फॉर्म रटी होनी चाहिए, भूलना बिल्कुल भी मत, 10 बार इसको रिवाइज करो, याद हो जाएगी। तो ये इन्होंने हेल्पलाइन भी लॉन्च की है। अब ये क्या करेंगे, इन्होंने साथ में एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जोनल ऑफिस भी इनोग्रेट किया है। कहां पर इनोग्रेट किया है? श्रीनगर JNK में इनोग्रेट किया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये JNK में है, और ये जोनल ऑफिस है किसका? नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का, NCB का। तो ये भी आपको याद रखना। तो इसमें 2 स्टेप हो गए। पहला कौन सा था कि इन्होंने एक मानस हेल्पलाइन भी लॉन्च की है। दूसरा, इन्होंने इनोग्रेट किया है NCB का जोनल ऑफिस जो कि श्रीनगर JNK के अंदर है। अब ये जो पूरा मीटिंग की गई है और ये जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, ये हेल्प करेगा इंडिया की फॉर अ ड्रग फ्री इंडिया बाय 2047, कि इंडिया को, भारत को ड्रग मुक्त किया जा सके, उसमें ये हेल्प करेगा। साथ में जो मानस हेल्पलाइन है, मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र, इसका जो टोल फ्री नंबर है वो भी याद रखिएगा, क्या पता एग्जाम में पूछ ली, कुछ भरोसा नहीं है। तो 1933 ये उसका हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री। जो पंजाब वाले बच्चे हैं, आपको तो पता होना चाहिए ताकि आप दूसरों को बता सको, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे इलाके ना जहाँ पर बहुत ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं ड्रग्स वगैरह, तो ऐसे में इट इज मैंडेटरी कि हम इन्फॉर्म कर सके। तो 1933 इसका टोल फ्री नंबर है। फॉर एवरी सिटीजन टू रिपोर्ट ड्रग रिलेटेड मैटर 24/7। अब ये जो हेल्पलाइन है वो 24/7 ओपन है, और कोई भी रिपोर्ट कर सकता है कुछ भी ड्रग रिलेटेड मैटर इस हेल्पलाइन पे। NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कोलैबोरेशन किया है बिसाज एन के साथ। बिसाज एन क्या है? भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो आप सिंपली भास्कराचार्य स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स याद कर लीजिए, बिसाज एन। अब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? तो इन्होंने एक पोर्टल डेवलप किया है, और ये पोर्टल के साथ साथ मोबाइल ऐप भी है इसी का, जिसका नाम है मैप ड्रग्स। क्या नाम है? मैप। मैप और ड्रग्स, तो इसको मिलकर होता है मैप ड्रग्स। इन्होंने ये लॉन्च किया है पोर्टल और मोबाइल ऐप। और ये क्या करेगा? ये जो भी इलीगल कल्टीवेशन होता है, यानी कि जो फसल काटी जाती है बाय यूजिंग जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन, अब इसमें क्या होगा कि ये प्रिवेंट करेगा इलीगल तरीके से फसल को काटने से रोकना। ये उस पे काम करेगा, किसके थ्रू? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू। तो GIS भी याद रखना, पूछ सकता है किसके थ्रू प्रिवेंट करेगा। NCB के DG कौन है? डायरेक्टर जनरल। तो सत्यनारायण प्रधान जी है, ये आप इमेज में देख सकते हो, ये इनके DG है, राइट। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। अब आते हैं अगली न्यूज पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने रिकंस्टिट्यूट यानी कि दोबारा से गठित की है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, पहली, और दूसरी जनरल बॉडी। दो चीजें दोबारा से गठित की है इन्होंने, पहली है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, दूसरी है जनरल बॉडी ऑफ
NIPCCD यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आफ्टर मोर देन 50 ईयर्स, लगभग 5 डिकेड बाद, 5 दशक बाद इन्होंने दोबारा से पुनर्गठित की है ये दोनों कमेटी। एक तो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, दूसरी जनरल बॉडी ऑफ NIPCCD। ये जो दोनों चीजें हैं ये फॉर्म की गई थी 1966 में, और अब जाके लगभग 50 साल बाद इसको दोबारा से बनाया जा रहा है। और इनके जो चेयरपर्सन है वो कौन है? अन्नपूर्णा देवी जी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर भी है। तो ये भी याद रखना, ये इनके प्रेसिडेंट है दोनों के। अब आते हैं अगली न्यूज पे। तो यहाँ पर मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है। कौन सा? मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स। ये काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको देख लेते हैं एक बार क्या न्यूज है इसकी। तो लीप डिजाइन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कोलैबोरेशन किया है DNRLM के साथ, यानी कि दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ RD के अंतर्गत आती है। ये याद रखना है, बिल्कुल भी भूलना मत। तो इन दोनों ने कोलैबोरेशन करके लॉन्च किया है मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स, right? To empower individuals across India with know how to tackle complex societal challenges। अब ये क्या करेगा? देखो, इसके नाम के जरिए शायद इसको आपको पता ना लगे कि ये क्या करेगा, लेकिन ये जो भी हमारी सोसाइटी में चैलेंजेस होते हैं जिसको हम टैकल नहीं कर पाते, तो उसको टैकल करने में आपको एम्पावर करेगा, आपको जागरूक करेगा कि कैसे उसको आप टैकल कर सकते हो। सो मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स इनहेंस पार्टिसिपेंट्स प्रोफिशिएंसी इन डिजाइन फ्रेमवर्क, और साथ ही साथ में ये डिजाइन फ्रेमवर्क पे काम करवाएगा, उनको एम्पावर करेगा और इनोवेशन करवाएगा डिजाइन पे, और जितने भी कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस है उन पे भी काम करवाएगा, डिजाइन से रिलेटेड प्लस सोसाइटल चैलेंजेस से रिलेटेड। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। अब आते हैं अगली न्यूज पे। सो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसके अंतर्गत आती है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के अंतर्गत आती है, आपको पता ही होगा। इन्होंने इनोग्रेट किया है प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी। प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी ये होती क्या है बेसिकली? देखो, जब कोई भी ड्रग्स वगैरह या कोई मेडिसिन या फिर कोई भी टेस्टिंग जब होती है, तो ह्यूमंस पे अप्लाई करने से पहले उसके एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं, जो कि एनिमल्स वगैरह पे होते हैं, वॉलंटियर्स पे होते हैं। तो वही होता है प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी। और ये इनोग्रेट किया है, किसके अंतर्गत इनोग्रेट किया है? तो कोalition ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन के तहत ये इनोग्रेट किया है। और ये कहां पर इनोग्रेट किया है? ये THSTI यानी कि ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो कि फरीदाबाद हरियाणा में है। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको याद रखना। तो फरीदाबाद हरियाणा में इसको इनोग्रेट किया है। किसको इनोग्रेट किया है? प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी, जहां पर ड्रग्स वगैरह की टेस्टिंग और मेडिसिन वगैरह होती है ट्रायल्स पे, एनिमल्स और वॉलंटियर्स पे, ह्यूमंस पे अप्लाई करने से पहले या फिर मार्केट में रिलीज करने से पहले। और ये जो है ये एशिया का पहला, यानी कि एशिया का पहला और वर्ल्ड का 9th, कितना? वर्ल्ड का 9th है और एशिया का पहला है क्या? प्री क्लिनिकल ट्रेनिंग लेबोरेटरी। याद रखना, ये भूलना मत बिल्कुल भी। एग्जाम में क्वेश्चन छूट गया तो फिर अच्छा नहीं होगा। आल्सो इनोग्रेटेड जी ह्यूमिक। अब ये जी ह्यूमिक क्या है? साथ ही साथ में देखो, प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी तो इनोग्रेट की ही है, उसके अलावा जी ह्यूमिक भी इनोग्रेट किया है, जिसकी फुल फॉर्म है जेनेटिकली जी से डिफाइंड ह्यूमन एसोसिएटेड माइक्रोबियल कल्चर कलेक्शन फैसिलिटी। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड होता है माइक्रोबियल। तो इस ये फैसिलिटी भी इन्होंने इनोग्रेट की है, जो कि एक तरह से रिपोजिटरी है, यानी कि एक तरह से बैंक आप कह सकते हो फॉर माइक्रोबियल कल्चर्स। जितने भी इंपॉर्टेंट माइक्रोबैक्टीरियाज वगैरह है जो कि रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो वो इसमें रिपोजिटरी बनाई जाएगी, जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्रीज का बहुत काम आने वाली है।
तो ये है जी ह्यूमिक, जेनेटिकली डिफाइंड ह्यूमन एसोसिएटेड माइक्रोबियल कल्चर कलेक्शन। दोनों याद रखना, पहला था प्री क्लिनिक नेटवर्क फैसिलिटी और दूसरा है जी ह्यूमिक। ये दोनों आपको याद होने चाहिए। दोनों ही इनोग्रेट किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के अंतर्गत आती है। अब आता है अगली न्यूज पे। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूएन गवर्नमेंट ने ग्रांट किया है अप्रूवल ऑफ साइट क्लियरेंस टू टिडको। टिडको क्या है? ये बेसिकली तमिलनाडु का डेवलपमेंट एंटिटी है जो कि एयरपोर्ट वगैरह में कार्यरत है। तो तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इनको गवर्नमेंट ने अप्रूवल किया है कि ये डेवलप कर सकती है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। कहाँ पर? परंदूर, कांचीपुरम, तमिलनाडु में। सो परंदूर, परंदूर कुछ भी बोल सकते हो आप, माफ कीजिएगा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन के लिए। तो याद रखिए क्या नाम था, PARANDUR, परंदूर, कांचीपुरम, तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, बोलना मत। ये टोटल 4 फेज में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिसकी टोटल कॉस्ट जो होगी, लागत जो होगी, वो 32,700 करोड़ होगी। कितनी होगी? 32,700 करोड़ इसकी लागत होगी टोटल 4 फेज में। कितने फेज में? 4 फेज में। और इसमें जो कैपेसिटी होगी, ये हर साल 100 मिलियन पैसेंजर को एनुअली टैकल कर सकता है। देखो 10 मिलियन कितना होता है? 1 करोड़ होता है। तो 100 कितना हुआ? 10 करोड़। यानी कि जो एयरपोर्ट है ये हर साल 10 करोड़ पैसेंजर को संभाल सकता है, इसमें वो कैपेसिटी है। ये है वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो कि परंदूर, कांचीपुरम, तमिलनाडु में बनाया जाएगा 4 फेजेस में 32,700 करोड़ के अंदर। अब जो हमारे फर्स्ट फेज का कंस्ट्रक्शन होगा, वो शेड्यूल है कि वो जनवरी 2026 में स्टार्ट किया जाएगा। कब स्टार्ट किया जाएगा? 2026 जनवरी में, यानी कि आज से लगभग 1.5 साल बाद। और जो उसका लास्ट फेज होगा, जो कि फोर्थ फेज है, वो दिसंबर 2046 तक कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो ये डेट्स भी याद रखना आप, स्पेशली ये दिसंबर 2046 तक, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो तमिलनाडु के सीएम कौन है? M.K. स्टैलिन जी इनके सीएम है, इमेज में देख सकते हो। और गवर्नर कौन है तमिलनाडु के? नारायण रवि जी है, इनको भी याद कर लीजिएगा। सो अब आते हैं अगली न्यूज पे। शहर क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम, कौन सा? शहर नाम से है, शहर क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड, इसको लॉन्च किया गया है टू एम्पावर वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं इन डिटेल न्यूज के अंदर। सो ट्रांस यूनियन सिविल काफी न्यूज में रहती है। अच्छा ये बताइए कि ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है या फिर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो या फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इन दोनों में से ये कौन सा है? ये जो ट्रांस यूनियन सिविल है, आपको बताना है कि इन दोनों में से ये क्या है। क्या ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है या फिर ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? देखते हैं कौन बच्चा सही बताता है। सो ट्रांस यूनियन सिविल ने कोलैबोरेशन किया है WEP के साथ, यानी कि वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के साथ, जिसमें ये अपनी तरह का एक पहला ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं जो कि है शहर नाम से। शहर क्या है? ये एक क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम है जो कि वीमेन को एम्पावर करेगा, जो कि वीमेन एंटरप्रेन्योर्स होगी इंडिया में विद फाइनेंशियल लिटरेसी। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई यहाँ पर, और काफी डिफरेंट आ चुकी है, क्योंकि देखो नाम लग रहा है शहर, लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है? फाइनेंशियल लिटरेसी की बात हो रही है, यानी कि क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम की बात हो रही है। तो ये याद रखिएगा। जो हमने अभी फर्स्ट न्यूज में पढ़ा था स्त्री के बारे में, याद है आपको? स्त्री में क्या था? इलेक्ट्रिकल बाइसिकल्स थी, जो कि वीमेन एम्पावरमेंट के लिए थी। रूरल में जो वीमेन थी, इलेक्ट्रिकल बाइसिकल्स। और ये जो है शहर, ये क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, जो कि वीमेन के लिए है, ये भी सेम। तो शहर और स्त्री दोनों ही वीमेन के लिए इनिशिएटिव लिए गए हैं, इन दोनों को याद रखिएगा। एंड इसमें ये जो वीमेन है, इनको एजुकेट करेंगे अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग अ गुड क्रेडिट हिस्ट्री। देखो क्रेडिट हिस्ट्री का फायदा क्या होता है, जब आप कहीं से लोन लेते हैं
और आप टाइमली उसकी पेमेंट करते हैं तो आपका जो सिबिल स्कोर होता है वो मेंटेन रहता है, हेल्दी रहता है, एक्सीलेंट रहता है। अब जब हेल्दी रहेगा, एक्सीलेंट रहेगा, तो आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाता है। लेकिन अगर वही लोन जो आपने लिया था वो आपने टाइम से पेमेंट नहीं किया, तो आपका स्कोर जो है वो पुअर में आ जाता है, पैथेटिक में आ जाता है। तो ऐसे में आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है लोन के लिए, और कभी कभार तो लोन लेने में दिक्कत भी बहुत ज्यादा आती है। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम कहीं से लोन लेते हैं, किसी बैंक से, एनबीएफसी से, कहीं से भी, तो हम उसको टाइमली पेमेंट कर सके, सो दैट हमारा सिबिल स्कोर मेंटेन रह सके। ओके, तो ये इनको जागरूक करेंगे कि एक अच्छा क्रेडिट स्कोर मेंटेन करने के कितने कितने फायदे हैं, और कैसे आप क्रेडिट को और ज्यादा तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, पैसों को। अब यहाँ पर एक, अकॉर्डिंग टू द डेटा अंडर उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, देखो उद्यम जो है वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंतर्गत आता है, यानी कि एमएसएमई जो है मिनिस्ट्री, वो इसकी इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है, जो कि इसको इम्प्लीमेंट करती है। उद्यम नाम है, याद रखना, उद्यम। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑफ एमएसएमई, इसके तहत इनकी जो रिपोर्ट थी, इनका जो डेटा था, इंडिया में 63 मिलियन एमएसएमईज है, जिसमें से 20.5% यानी कि लगभग 27 मिलियन इतना वीमेन ओन्ड है। ठीक है, इतना वीमेन ओन्ड है, ये आपको याद रखना है, राइट। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ट्रांस यूनियन सिविल बिजनेस लोन्स बाय वीमेन, तो सिबिल की जो रिपोर्ट थी, इसके तहत जो बिजनेस लोन वीमेन ने लिए हैं बिजनेस के लिए, वो इंक्रीज हुए हैं 3.9 टाइम से। कब से कब तक? 5 सालों में, यानी कि फिस्कल ईयर 2019 से लेकर फिस्कल ईयर 2024। फिस्कल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक का जो टेन्योर रहता है ईयर का, उसको कहते हैं फिस्कल ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक का पूरा एक फिस्कल ईयर होता है या फिर फाइनेंशियल ईयर होता है। तो इसके मुताबिक 2019 से लेकर 2024 तक का, यानी कि 31 मार्च 2024 तक जो वीमेन बिजनेस लोन थे वो इंक्रीज हुए हैं 3.9 टाइम से। एंड नंबर ऑफ वीमेन बोरोवर्स होल्डिंग बिजनेस लोन्स इंक्रीज्ड बाय 10%। और जो वीमेन बोरोवर्स है जिनके पास बिजनेस लोन है, वो इंक्रीज हुए हैं 10% से। ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो इसको याद रखना। देखो, ये बात हो रही थी ये बिजनेस लोन्स बाय वीमेन, यानी कि वीमेन जो है उनके पास जो बिजनेस लोन है वो इंक्रीज हुए 3.9 टाइम से। और जो नंबर ऑफ वीमेन है, जो नंबर ऑफ वीमेन बोरोवर है, पहले अगर वीमेन मान लो 100 थी, तो अब वो 2024 में 110 हो चुकी है। ये 10% इजाफा हुआ है। ये दोनों चीजें अलग है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये बात हो रही है लोन के अमाउंट की, ये बात हो रही है वीमेन बोरोवर की। ओके, एज ऑफ मार्च 2024, अगर हम बात करें मार्च 2024 की, सो टोटल 1.5 करोड़ बोरोवर थे जिन्होंने बिजनेस लोन लिया था मार्च 2024 तक में। और इन 1.5 करोड़ बोरोवर्स में से 38% वीमेन थी। कितनी थी? 38% वीमेन थी। तो ये सारे डेटा आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ट्रांस यूनियन की रिपोर्ट है, तो इंपॉर्टेंट है काफी। पोर्टफोलियो बैलेंस फॉर बिजनेस लोन्स बाय वीमेन बोरोवर्स इंक्रीज्ड बाय 35% ऑफ कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रेट फ्रॉम मार्च 2019 से मार्च 2024। देखो, पोर्टफोलियो बैलेंस क्या होता है? जब कोई बिजनेस लोन लेता है और वो बिजनेस लोन पेंडिंग रहता है, बैलेंस शीट में रहता है, तो वो होता है पोर्टफोलियो बैलेंस। तो वो जो बिजनेस लोन है वीमेन का, वो इंक्रीज हुआ है कितना? 35% से इंक्रीज हुआ है, CAGR, मार्च 2019 से लेकर मार्च 2024 तक। इसको याद रखना। पोर्टफोलियो बैलेंस क्या होता है? द बैलेंस ऑफ ऑल लोन्स दैट द बैंक हैज इशूड टू इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज कैलकुलेटेड ऑन अ स्पेसिफिक डेट। एक स्पेसिफिक डेट पे जितने भी लोन दिए जाते हैं, उनका जो बैलेंस पेंडिंग होता है, उसको जब कैलकुलेट करते हैं कि कितना इशू किया है इंडिविजुअल्स को जेंडर वाइज, वो सारा डेटा होता है पोर्टफोलियो बैलेंस का। तो ट्रांस यूनियन सिविल के चेयरमैन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में, वी अनंत रमन जी है, याद रखिएगा, इमेज में देख लीजिए।
एमडी सीईओ कौन है? ट्रांस यूनियन सिविल के राजेश कुमार जी है। ठीक है, अब आते हैं अगली न्यूज पे। सो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है जुलाई की नेशनल में, और आरबीआई तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, देखना। सो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज रो, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है भारतीय अंतरिक्ष हैकाथन। क्या किया है? भारतीय अंतरिक्ष हैकाथन। हैकाथन क्या होता है? किसी एक स्पेसिफिक टारगेट पर जब सारे के सारे ग्रुप्स काम करते हैं उस चीज को सोल्व करने में या इनोवेशन करने में, तो उसको बोलते हैं हैकाथन। समझ आ रहा है? दोबारा सुन लो। जब एक स्पेसिफिक टारगेट उनको दिया जाता है कि इस पे आपको काम करना है या कुछ भी इनोवेशन करना है या फिर कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, तो उस टारगेट पे जो ग्रुप होता है वो आता है, सेम ग्रुप आते हैं और वो उसे पर्टिकुलर टारगेट को सोल्व करने के लिए, इनोवेट करने के लिए काम करते हैं, तो वो होता है हैकाथन। तो इसरो ने ऑर्गेनाइज किया है भारतीय अंतरिक्ष हैकाथन, जो कि अगस्त 2023 को बनाया गया है। अगस्त 2023 इंपॉर्टेंट डेट है। इस डेट को काफी स्पेशल इवेंट हुआ था और एक नाम भी दिया गया था, आपको बताते हैं कि वो क्या नाम था, याद रखिएगा। सो इसरो ने लॉन्च किया है भारतीय अंतरिक्ष हैकाथन, ठीक है, याद रखना, जो कि पार्ट ऑफ फर्स्ट नेशनल स्पेस डे। याद रखो, 23 अगस्त को क्या हुआ था? 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे घोषित किया गया था। ठीक है, भूलना बिल्कुल भी मत। नेशनल स्पेस डे, कौन सा डे? स्पेस स्पेस डे सेलिब्रेट किया गया था 23 अगस्त को, टू ब्रिंग इनोवेशन इन स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन। जो चंद्रयान 3 था उसका जो विक्रम लैंडर था, ठीक है, लैंडर था और एक रोवर था, ठीक है, आपको याद होगा। अच्छा, रोवर का नाम क्या था? जरा वो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। तो जो विक्रम लैंडर था वो सक्सेसफुली लैंड हुआ था मून के साउथ पोल पे। किस पे? साउथ पोल पे। किसके? मून के 23 अगस्त को। इसलिए इस दिन को 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे घोषित किया गया था। ये जो हैकाथन है जो कि इसरो करवा रहा है, इसमें 12 प्रॉब्लम्स को शामिल किया गया है, और इसमें जो टीम होगी वो 3 से 4 स्टूडेंट्स की होगी। जितनी भी टीम हो सकती है उन पे डिपेंड करता है कितनी टीम लेंगे वो। उसके बाद जो पहला स्टेप है इस हैकाथन का, उसमें क्या होगा कि 100 टीम को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, जो 100 टीम्स को शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो 30 टीम होगी वो फाइनल के लिए शॉर्टलिस्ट की जाएगी। पहले इनका कंपटीशन होगा 100 में से, फिर इसमें से 70 को बाहर निकाल दिया जाएगा, फिर बचेगी कितनी? 30, तो ये जाएगी फाइनल में। फिर जो फाइनल होगा वो 30 घंटे का लॉन्ग मैराथन होगा। कितने का होगा? 30 घंटे का लॉन्ग मैराथन होगा। और ये कहां पर हेल्ड होगा? ये हैदराबाद तेलंगाना के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर में होगा। ये भी याद रखना है आपको। इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ जी है। हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में है। और कब स्टैब्लिश किया गया था इसरो? 1969 में स्टैब्लिश किया गया था। ये भी याद रखिएगा। अब आते हैं अगली न्यूज पे। सो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, इन्होंने ये कंपलसरी कर दिया है, मैंडेट कर दिया है क्या? इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट्स मार्क फॉर स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम किचन यूटेंसिल्स। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अब डीपीआईआईटी के मुताबिक उन्होंने बोला है कि जो भी स्टेनलेस स्टील होगा, जो भी स्टेनलेस स्टील होगा, और दूसरा जो भी एल्यूमिनियम से बने हुए किचन के सामान होंगे, बर्तन वगैरह होंगे, उन सभी पर आईएसआई मार्क मैंडेटरी है। क्या मैंडेटरी है? आईएसआई मार्क मैंडेटरी है। और ये कौन सेट करता है? ये बीआईएस सेट करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, टू एश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी, ताकि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को और सेफ्टी को ध्यान में रखा जाए और उसको अच्छे से अच्छा बनाया जाए। और अगर इसको आपने फॉलो नहीं किया, नॉन कंप्लायंस बीइंग पनिशेबल, तो आपको पनिश किया जाएगा, फाइन लगाया जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी आईएसआई मार्क है। तो आईएस 14756-2022, याद रखना कौन सा है? 14756-2022, ये है स्टेनलेस स्टील के लिए। ये किसके लिए है? ये स्टेनलेस स्टील के लिए है। ठीक है, एंड यहां पर दूसरा है आईएस 16602
4 ये किसके लिए है? ये एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स के लिए है। ठीक है, इन दोनों को याद रखना, भूलना बिल्कुल भी मत, कंफ्यूज तो बिल्कुल भी मत होना, दोनों सेपरेट है। 14756 है स्टेनलेस स्टील और 1660 है एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। अभी जो एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स है इसमें एक कंडीशन है कि 30 लीटर की कैपेसिटी तक, अप टू 30 लीटर्स इन कैपेसिटी इंक्लूडेड हार्ड एनोडाइज्ड एंड नॉन स्टिकी री प्लास्टिक कोटिंग। खैर वो सब छोड़ो, आप काम का नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो भी बर्तन वगैरह 30 लीटर की कैपेसिटी के होंगे उनके लिए ये अप्लाई होता है, उससे ऊपर के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उसके अंदर जितने भी आएंगे उन सभी के लिए मैंडेटरी है। राइट, अब आते हैं अगली न्यूज पे। सो इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है पर्वत प्रहार, यानी कि माउंटेन स्ट्राइक, माउंटेन पर स्ट्राइक करना, प्रहार करना। और ये एक एक्सरसाइज है जो कि कहां पर हो रही है? लद्दाख में हो रही है। और ये इंडो चाइना बॉर्डर पे की जा रही है, जिसमें ये क्या कर रहे हैं? हाई एल्टीट्यूड वारफेयर जो भी होगा इन फ्यूचर, या उसको रेडी करने के लिए, उसको फेस करने के लिए ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये याद रखना, पर्वत प्रहार नाम है, यानी कि माउंटेन स्ट्राइक जो कि इंडियन आर्मी कर रही है। कहां पर कर रही है? लद्दाख में कर रही है। लद्दाख में कहां पर? इंडिया चाइना बॉर्डर के पास। राइट, क्योंकि लद्दाख से इंडिया और चाइना का बॉर्डर पड़ता है ना, चाइना और इंडिया का बॉर्डर पड़ता है यहाँ पर, तो इसलिए लद्दाख में किया जा रहा है माउंटेन पे। इंडिया इंडियन आर्मी कब स्टैब्लिश हुई थी? डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है। 1895 में इंडियन आर्मी को स्टैब्लिश किया गया था। 2024 की थीम क्या है इंडियन आर्मी की? अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, ये थीम है इंडियन आर्मी की 2024 की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? सो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है इंडियन आर्मी के। राइट, इंडियन आर्मी ने साथ ही साथ एक और एक्सरसाइज की है जो कि मंगोलियन आर्मी के साथ है, मंगोलिया कंट्री के साथ है। और ये 16वां एडिशन है। कौन सा एडिशन है? याद रखना, भूलना मत, 16th एडिशन है। नाम क्या है? नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट नाम से है, जो कि मेघालय में उमरोई में की गई थी। कहां पर? मेघालय में उमरोई। और जो इंडिया का कंटिजेंट था, यानी कि इंडिया की साइड से किसने पार्टिसिपेट किया? तो सिक्किम स्काउट्स ने पार्टिसिपेट किया। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अगली न्यूज पे। सो यहाँ पर नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, यानी कि जो बीजेपी पार्टी है, उन्होंने 8 कैबिनेट कमेटी बनाई है। और इन 8 कैबिनेट कमेटी के अलग अलग हेड है, जिसमें से 6 के हेड तो नरेंद्र मोदी जी है, बाकी एक के राजनाथ सिंह जी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, और एक के अमित शाह जी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। देखते कौन कौन सी कमेटी है। तो यहाँ पर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट्स किए जाएंगे उनके लिए पीएम मोदी जी हेड है। और जो भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होगी उनके हेड कौन है? नरेंद्र मोदी जी। जिसमें क्या करते हैं? ये लॉ एंड ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी को डील करते हैं, इस पे काम करते हैं। साथ में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसमें ये जितना अलोकेशन फाइनेंशियल फाइनेंसिस का होता है, डिसबर्समेंट होते हैं, उन पे काम करते हैं। और इनके हेड भी नरेंद्र मोदी जी है। कितने मेंबर है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सब छोड़ो आप, लेकिन हेड कौन सी है, कमेटी कौन सी है, काम क्या करती है, बस थोड़ा वो ध्यान रख लेना, स्पेशली हेड कौन है और कमेटी कौन है। दूसरा जो एक चौथी कमेटी है, ये है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, जिसमें ये क्या करते हैं? जो भी इश्यूज होते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, उनको टैकल करते हैं। इनके भी हेड नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, पॉलिटिकल अफेयर्स के। दूसरा है इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ पे जो कमेटी है, उनके हेड भी मोदी जी है, जो कि इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ की स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। और जो छठी कमेटी है स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड लिवलीहुड की, जिसमें ये स्किल एम्प्लॉयमेंट और लिवलीहुड पे काम करते हैं, इनके हेड है नरेंद्र मोदी जी। तो अभी तक 6 कमेटी के हेड थे मोदी जी, इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं। अब आती है बात 7th कमेटी की। तो देखो, पॉलिटिकल अफेयर्स के हेड कौन थे? मोदी जी थे। ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, अब ये आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है, पूछ सकता है। तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के हेड कौन है? राजनाथ सिंह जी है। दोबारा सुन लो मेरी बात ध्यान से, फोकस बनाओ। पॉलिटिकल अफेयर्स के हेड कौन है? मोदी जी है।
लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर्स के लिए जो हेड है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो हेड है वो है राजनाथ सिंह जी। ठीक है, ये दोनों अलग चीजें हैं। तो ये जो भी गवर्नमेंट बिजनेस होता है पार्लियामेंट में, उसके रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करते हैं पार्लियामेंट में। और जो कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन है, एकोमोडेशन ये क्या करती है, ये हाउसिंग और एकोमोडेशन इश्यूज जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के होते हैं उनसे उनको डील करती है। और इनके हेड है अमित शाह जी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ मेंबर ऑफ टू कमिटी, बस दो कमिटी के हेड नहीं है पीएम, जो कि कौन कौन सी है, एक एकोमोडेशन है जिनके हेड अमित शाह जी है, और एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स है जिनके हेड राजनाथ सिंह जी है। खत्म। देखो कितनी आसानी से न्यूज आपको याद हो गई। अब हमारी आती है सेकंड लास्ट न्यूज, आई होप। तो ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024, ये मीटी ने ऑर्गेनाइज की है, कहां पर, न्यू दिल्ली में की है ग्लोबल इंडिया एआई समिट। देखते न्यूज क्या है। सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने होस्ट की है ग्लोबल इंडिया एआई समिट, जो कि भारत मंडपम न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। भारत मंडपम G20 के दौरान बनाया गया था, आपको याद होगा, प्रगति मैदान में, जहां पर नटराजन भी थे, जिनकी मूर्ति का शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कितने फीट था, 21 या 22 फीट कितना था। तो खैर काफी न्यूज में रहा था वो। तो ग्लोबल इंडिया एआई समिट ऑर्गेनाइज किया गया है भारत मंडपम में न्यू दिल्ली में, और ऑर्गेनाइज किया है मीटी ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये जो समिट है ये फोकस कर रही है एआई डेवलपमेंट पे 7 एरियाज पे। अब ये 7 एरिया कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने एरियाज है वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ो, वो जानने की जरूरत नहीं है आपको। अगर रीड करना है तो कर सकते हो, फ्यूचर स्किल्स के बारे में है, एप्लीकेशन को कैसे डेवलप करना है उसके बारे में है, डेटा सेट्स के बारे में, सेफ एआई के बारे में, स्टार्टअप फाइनेंसिंग के बारे में, एटसेट्रा। ये जो 7 की पिलर्स है ऑफ इंडिया एआई मिशन, ये इंप्लीमेंट कौन करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इंडिया एआई इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है, ये याद रखना। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। सो नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया था इंडिया एआई मिशन को, कब अप्रूव किया था, मार्च 2024 में अप्रूव किया था। तो ये न्यूज में पूछ सकता है कि कब अप्रूव किया था, तो मार्च 2024 में। कितना बजट दिया गया था टोटल इसके लिए, 10,372 करोड़, 10,372 करोड़ अमाउंट इसके लिए दिया गया था, जो कि 1.25 बिलियन डॉलर है, डॉलर के अंदर, ठीक है, यूएस डॉलर में। इंडिया लीड्स चेयर ऑफ जीपीएआई, यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो ग्लोबल पार्टनरशिप हुई थी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडिया ने इसको लीड किया था, इसका चेयरपर्सन था। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है। और ये कब लॉन्च किया गया था, 2020 में लॉन्च किया गया था। खैर ये कब लॉन्च किया गया था वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें जो 15 फाउंडिंग मेंबर है जिन्होंने ये ग्लोबल पार्टनरशिप फाउंड की थी एआई पे, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। और एट प्रेजेंट इसमें 29 मेंबर्स है। तो 29 में से 15 कौन से हैं, फाउंडिंग मेंबर्स है, और जो बाकी के रेस्ट मेंबर्स है 14, वो ज्वाइंट मेंबर्स है जिन्होंने ज्वाइन किया है। लेकिन अगर आप पूछे कि कितने फाउंडिंग मेंबर है तो वो 15 आंसर होगा। और अगर पूछे कि क्या इसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर है तो हाँ वो होगा, ये आपको याद रखना है। सो इंडिया ने जो प्रेसिडेंसी थी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023, वो इन्होंने प्रेसिडेंसी ले ली थी इंडिया ने जापान से फॉर 2024 के लिए, यानी कि 2023 में ही इंडिया ने प्रेसिडेंसी 2024 के लिए जापान से हैंड ओवर कर ली थी, ले ली थी। ओके। सो यहाँ पर इंडिया ने जापान से 2024 के लिए प्रेसिडेंसी ले ली थी, यानी कि इंडिया इसको लीड कर रहे हैं, इसका चेयरपर्सन है। एंड जो सर्बिया है कंट्री, वो 2025 में एज अ चेयरमैन, एज अ चेयरपर्सन, एज अ चेयर उस पर काम करेगी, एज अ लीड उस पर काम करेगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी किसके अंतर्गत आती है, अश्विनी वैष्णव जी के अंतर्गत आती है। अब आते हैं लास्ट न्यूज पे।
तो यहाँ पर इंडिया क्रिएटेड 12.5 करोड़ जॉब्स फ्रॉम फिस्कल ईयर 2014 से लेकर 2023 तक। और ये एसबीआई की रिपोर्ट है, इकोरैप रिपोर्ट जो आती है ना एसबीआई की। अब इसको समझ लो, इंपॉर्टेंट है ये। तो एसबीआई की इकोरैप रिपोर्ट है, जो कि बेस्ड है आरबीआई के डेटा पे। किस पे बेस्ड है आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो आरबीआई के डेटा पे बेस्ड है ये। और इसमें इसने बताया है कि इंडिया ने जनरेट की है 12.5 करोड़ जॉब्स, नौकरियां, बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2014 से लेकर 2023 तक। अगर आप देखोगे तो 15 तक एक हुआ, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, यानी कि लगभग 9 ईयर्स में, कितने ईयर्स में, 9 ईयर्स में 12.5 करोड़ जॉब्स इंडिया ने जनरेट की है, जो कि 29 मिलियन जॉब्स जो जनरेट की गई थी 2004 से 2014 में, उससे काफी ज्यादा है। आप यहाँ पर देख सकते हो, तो दोनों डेटा को याद कर लेना। जॉब्स इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर। अब यहाँ पर बात हो रही है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में कितनी जॉब्स इंक्रीज हुई है। तो वो इंक्रीज होके 33% से 89 मिलियन आ चुकी है। ठीक है, इतनी इंक्रीज हुई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये जो टेन्यूर है ये 9 ईयर्स का है, फिस्कल ईयर 14 से लेकर 23 तक के, ये आपको याद रखना है। दोबारा सुन लो, जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर में जॉब इंक्रीज हुई है, वो इंक्रीज होके मतलब 89 मिलियन से इंक्रीज हुई है। यानी कि अगर देखा जाए सो 8.9 करोड़ इंक्रीज हुई है। अगर यहाँ पर देखोगे आप, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि 12.5 करोड़ जॉब टोटल इंक्रीज हुई है, बट इसमें से 8.9 करोड़ जो जॉब है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर में इंक्रीज हुई है। और ये जो इंक्रीज है वो 33% से हुआ है इसके अंदर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर के अंदर। जॉब्स क्रिएटेड ड्यूरिंग 14 से 23 आर 4.3 टाइम्स मोर देन फिस्कल ईयर 4 से 14। अब यहाँ पर देख ही सकते हो, देखो 29 मिलियन था, अगर 29 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो ये कितना आएगा, 11.6 आएगा। और टोटल कितनी जॉब्स हुई है, 12.5 हुई है। तो यहाँ पर लगभग देखा जाए तो 4.3 टाइम्स जॉब इंक्रीज हुई है 2004 से 14 के कंपैरिजन में इन 14 से 23। ये आपको जरूर याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट डेटा है ये। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। अब यहाँ पर एक डेटा है जो कि आरबीआई का है, जिसका नाम है क्लेम्स डेटा। क्लेम्स क्या है, सो के से कैपिटल है, एल से लेबर है, ई से एनर्जी, एम से मटेरियल, एस से सर्विसेज। इनको याद रख लो अच्छे से। के से क्या था, कैपिटल है, और एल से क्या था, लेबर है, ई से एनर्जी, एम से मटेरियल, और एस से क्या है, सर्विसेज। सो ये हो गया क्लेम्स। ठीक है, सो जो आरबीआई का क्लेम्स डेटा है उसमें बताया गया है कि जो टोटल लेबर फोर्स है इंडिया में वो कितनी है एट प्रेजेंट, 597 मिलियन है। कितनी, 597 मिलियन, इतनी इंडिया की लेबर फोर्स है एट प्रेजेंट। देखो 10 मिलियन कितना होता है, 1 करोड़। 100 कितना हुआ, 10 करोड़। यानी कि 59.7 करोड़ इतने इंडिया में लेबर फोर्स है। ठीक, टोटल एम्प्लॉयमेंट जो एमएसएमई सेक्टर में है, वो जो रजिस्टर हुई है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के तहत, वो 200 मिलियन मार्क को क्रॉस कर चुका है। यानी कि 20 करोड़ से ज्यादा लोग, 20 करोड़ से ज्यादा लोग मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में काम करते हैं, इसके तहत रिकॉर्डेड है। ये भी आपको याद रखना है। सो शेयर, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में काम करते हैं, मतलब वो नहीं कह रहा मैं कि मिनिस्ट्री में काम करते हैं, जो एमएसएमईज है उसमें लोग काम करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये डेटा किसने रिकॉर्ड किया है, ये एमएसएमई ने रिकॉर्ड किया है, राइट। शेयर ऑफ ईपीएफओ जॉब, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जॉब है, जो कि शेयर है इनका, वो कितना डिक्लाइन हुआ है, तो 28% से डिक्लाइन हुआ है फिस्कल ईयर 2024 में। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है
कि जो शेयर ऑफ ईपीएफओ जॉब्स है वो कितना डिक्लाइन हुआ है या कितना इंक्रीज हुआ है। तो डिक्लाइन हुआ है 28% से इन फिजिकल ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर 2024। ये डेटा याद रखना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन 27th जो अभी हाल फिलहाल बने थे, उनका नाम था श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जी। ठीक है, या इनको आप सी एस शेट्टी जी भी बोल सकते हैं। सी एस शेट्टी 27th चेयरमैन है एसबीआई के, ये याद रखना। टोटल एसबीआई में 4 एमडी और है अलग से, वो आपको कभी आगे बताएंगे। अगर आपको उनके नाम मालूम है, याद है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। सो टैगलाइन क्या है एसबीआई की? द बैंकर टू एवरी इंडियन। ये काफी यूसेज टैगलाइन है, आप इमेज में देख ही सकते हो। और 1 जुलाई 1955 को ये फाउंड किया गया था। कब? 1 जुलाई 1955 को। तो इतना था न्यूज में। नेशनल पार्ट 1 फिनिश हो चुका है। अगला लेक्चर हमारा आरबीआई का न्यूज पार्ट 1 आएगा। आई होप आप सभी को लेक्चर पसंद में आया होगा। इसकी नोट्स पीडीएफ आप डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप और चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये पीपीटी भी आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्यूचर ऑफिसर्स, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।